छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए बीजेपी की 4 सीटों के ऐलान के बाद चुनावी पिक्चर क्लियर हो चुकी है। हाई प्रोफाइल सीट अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल, बेलतरा से फायरब्रांड युवा नेता सुशांत शुक्ला, कसडोल से धनीराम धीवर और बेमित्रा से दीपेश साहू को प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव का मॉडल अपनाते हुए आधी से ज्यादा सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया है, जबकि 2 सिटिंग विधायकों के टिकट काटते हुए 11 को रिपीट किया। वहीं युवा, महिला और जातीय फैक्टर जैसे समीकरण साधने में भी बीजेपी कामयाब नजर आई। बीजेपी को अपने प्रयोगों के साथ ही जीत का पूरा भरोसा है और ऐसे ही दावे करते बीजेपी नजर भी आ रही है। अब ये केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है और केंद्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय लेता है वो सोच समझ कर लेता है। ये सुप्रिया है वो छत्तीसगढ़ आई हुई है, वो कह रही है जनता जवाब देगी कि रेवड़ी बांटने से काम नहीं चलेगा। लोगों को मूलभूत सुविधाएं चाहिए और वो मूलभूत सुविधाएं सिर्फ बीजेपी के शासन में मिलती है। बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आई कांग्रेस पर प्रदर्शन दोहराने का दबाव है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने अपने 22 सिटिंग विधायकों के टिकट काटे, एक कैबिनेट मंत्री की सीट बदली और 2018 में हारे प्रत्याशियों से भी परहेज किया। इसके अलावा किसान और जातीय समीकरण के लिहाज से कांग्रेस किसान कर्ज माफी और जातिगत जनगणना पर भरोसा जता रही है। बीजेपी के दावों की तरह ही कांग्रेस भी जीत के दावे कर रही है। दाव मत समझिए, आप ये देखिए कि हम किसान के, अन्नदाता के कल्याण के लिए काम करते हैं। पहले भी किया, जब सरकार रही तब भी किया, चाहे उसको दाम देने की बात थी और चाहे अब उसको जब थोड़ी दिक्कत आई है और हमने किसान की बात सुनी, उसने कहा कि एक बार फिर हमारा कर्जा माफ करिए, तो हमने उनकी बात सुनी और हमने कर्जा माफ करने की घोषणा की है। हमारी सरकार बनेगी, बनते ही हम पिछली बार की तरह, जैसे राहुल जी ने पिछली बार कहा था, वायदा किया था, इस बार फिर हम कर्जा माफ करेंगे। जाहिर है कि बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं तो कांग्रेस सत्ता नहीं गंवाना चाहती। बीजेपी नए चेहरों का दाव आजमा रही है तो इधर कांग्रेस कोई रिस्क नहीं ले रही। अब देखना होगा कि 23 की जंग में किसकी कवायद रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो आपने रिपोर्ट देखी, बीजेपी के पास फिलहाल सत्ता नहीं है, कुछ भी दांव वो आजमा सकती है, नए नए प्रयोग कर सकती है, नए चेहरों को मैदान में उतार सकती है और साथ ही साथ रणनीतियां भी बना सकती है। लेकिन कांग्रेस का क्या? कांग्रेस सत्ता में है, उसको एक बार फिर से सत्ता में आना है, ज़्यादा उसको रिस्क नहीं लेना है, तो वो अलग अलग रणनीतियां वो भी बना रही होगी। तो नमस्कार, मैं हूं ललित और हमारा आज का मुद्दा है मैदान में 90। जी हां, छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में बीजेपी और कांग्रेस के धुरंधर आमने सामने है। दोनों ही पार्टियों ने अपने 90 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी कांग्रेस की लिस्ट में क्या कुछ समीकरण है और ये 2023 में कैसे प्रभाव डालने वाले हैं, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जो मेहमान हैं, चलिए उनसे आपका परिचय करवा दे। वंदना राजपूत जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस की। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज पर आपका। चलिए, राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता छत्तीसगढ़ से। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, इनके अनुभव का हम लाभ लेंगे। गंगेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलिए, सबसे पहले शुरुआत भी आप ही से करते हैं। गंगेश जी, देखिए, नया समय 90 पर पूरी तरह से पिक्चर क्लियर हो गई है। कुछ के टिकट कटे हैं, कुछ नए चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं, प्रयोग भी दिखाई दे रहा है, नई नई रणनीतियां भी दिखाई दे रही है। दोनों ही पार्टियों की अगर बात करें, किस तरह के समीकरण आपको दिखाई दे रहे हैं और जो लिस्ट है वो क्या संतुलित दिखाई दे रही है आपको? देखिए, दोनों ही पार्टियों ने अपनी तरफ से बेस्ट कैंडिडेट चुनने का प्रयास किया है। दोनों के पास केंद्रीय नेतृत्व में गंभीर लोग हैं और दीर्घकालीन राजनीति के अनुभवी लोग हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी टिकट का बंटवारा हुआ इसमें, हालांकि कुछ मामलों में देखा जाए तो कुछ लोग उपेक्षा के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो भी बंटवारा हुआ है केंद्रीय नेतृत्व सर्वे का आधार है, चाहे फीडबैक का आधार हो, इन सबको देखकर ही फैसला करती है। इस हिसाब से देखा जाए तो जैसे कांग्रेस ने 29 सीट है एसटी की, लेकिन उन्होंने 32 लोगों को दिया है टिकट, यानी आदिवासी समाज पे ज़्यादा भरोसा जताया है। ओबीसी में भाजपा ने साहू समाज को अधिक दिया है, जबकि और एक तरह से संख्या भी ज़्यादा है ओबीसी में साहू और कुर्मी देखा जाए तो दोनों के बीच में।
तो इधर इस तरह से बैलेंस बनेगा। मुस्लिम समाज को लेकर ये बात आ रही है कि कांग्रेस ने कम को दिया और भाजपा ने तो दिया ही नहीं है। और इसी तरह एक सिंधी समाज है, सिंधी समाज को दोनों ही पार्टियों से टिकट नहीं मिली, जबकि 1-2 सीट उनकी भी मिलती थी। तो इस तरह से देखा जाए तो कुछ चीजें हैं, लेकिन एक तरह से दोनों ने अपनी तरफ से कोशिश की है। और मुझे लगता है इस बार जो लोग प्रत्याशी चयन का जो वो था पैमाना था, वो जिताऊ और टिकाऊ था। हालांकि बहुत सारी चीजें आई उसमें कि ये बोला गया कि 50% सीट नए चेहरे होंगे, तो उसका भाजपा ने उसका पालन किया, लेकिन कांग्रेस में पूरे 50% नहीं उतर पाए, केवल 22 विधायकों की टिकट कटी और मेरे को लगा 30-32 के आसपास कैंडिडेट नए आ पाए हैं। पुराने विधायकों को भी टिकट काटना, चूंकि पिछली बार उनका अच्छा परफॉर्मेंस था, जिनकी टिकट कटी है उनमें कई विधायक ऐसे हैं जो 30,000 की अधिक से लीड से जीत के आए थे, तो उनकी भी टिकट कटी है, तो कुछ लोग बागी भी हो रहे हैं। तो इस तरह की चीजें दोनों ही पार्टियों को सामना करना पड़ रहा है, इस तरह का विरोध का और गतिरोध का। और मनोबल का दौर भी चल रहा है। पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को होना है, उसमें भी दोनों ही पार्टियों में मनोबल चल रहे हैं। तो एक तरह से कुछ देखा जाए, छोटी छोटी चीजों को अवॉइड किया जाए, दोनों ही पार्टी अपने हिसाब से बैलेंस की है। हाँ, एक महिला वाला जो मैं ये बोलना चाहूंगा जरूर, इस बार जो मतदाता सूची जारी हुई, अंतिम मतदाता सूची, उसमें 57 सीटों पर महिला मतदाता अधिक है, यानी और ओवरऑल में भी हमारी जो महिलाओं की जो आबादी है छत्तीसगढ़ में आधी से अधिक है। तो आधी से अधिक आबादी के लिए चूंकि महिला आरक्षण बिल भी इसी बीच आया, तो उम्मीद यह थी कि दोनों पार्टियां कम से कम 33% अपने अपने कैंडिडेट उतारेंगी। लेकिन हुआ यह है कि कांग्रेस ने कोशिश करके 18 सीट तक महिलाओं को उतारा और वहीं भाजपा 15 पे आके अटक गई। तो ये मुझे उम्मीद थी कि हो सकता है इसमें, और चूंकि 57% आधी से अधिक आबादी है छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखा जाए, तो इसमें ज्यादा सीटें आनी चाहिए थी महिलाओं को। लेकिन उस हिसाब से हो सकता है कि और भी दूसरे जो दावेदार थे प्रत्याशी, उनके हिसाब से महिला कैंडिडेट में उतने सॉलिड नहीं मिल पाएंगे, कि वो समीकरण ज्यादा बनते भी नहीं दिख रहे। जो जिन सीटों महिलाएं आगे हैं वो 2-3 सीटें ही हैं जिनमें इस तरह के हैं, और ज्यादातर सीटों में महिला पुरुष के टक्कर है। तो ये भी एक समीकरण दिखता है। बिल्कुल। चलिए, एक समीकरण आपने बताया और निश्चित तौर पर इन पर भी हम आगे चर्चा करते रहेंगे। और अब मैं राजनीतिक मेहमानों का रुख करूंगा। वंदना जी, सबसे पहले आप ही से बात कर लेते हैं। देखिए, जिस तरह से गंगे जी बात कर रहे थे कि चूंकि आप भी महिला हैं, तो महिला वर्ग को ज़्यादा प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। चाहे हम आरक्षण की बात कर लें, क्या उस हिसाब से उतना हमने प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। कांग्रेस ने हालांकि 1-2 सीट ज़्यादा दी हैं, लेकिन फिर भी कम दिया गया। और दूसरी बात ये, सबसे बड़ी बात ये कि आपने 22 लोगों के टिकट काट दिए, सिटिंग एमएलएस के टिकट काट दिए। क्या आपको डर था एंटी इनकम्बेंसी का? देखिए, यदि विधायकों का टिकट काटने की बात चलती है, तो आप इस दूसरे पहलू को भी देखिए कि कांग्रेस पार्टी से 71 विधायक थे। 71 विधायक में 22 विधायकों का जो टिकट कटा है, तो कहीं ना कहीं चुनावी समीकरण में फेरबदल होता ही रहता है। और दूसरी बात, अगर महिलाओं की बात करते हैं, तो महिलाओं की बात यदि 33% आरक्षण की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ 15 महिलाओं को यहां पर मैदान में उतारने का काम किए, 15 महिलाओं को प्रत्याशी बनाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यहां पर 18 महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। हम कहते नहीं, हम उस चीज को करके दिखाते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले 33% आरक्षण का बहुत ढोल पीटते थे, और विधानसभा में यहां पर महिलाओं को कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? आप यदि चाहते कि महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ मिले, तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा यहां पर दिखती। लेकिन महिलाओं के साथ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी छलावा करती है और महिलाओं को वोट बैंक मानती है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पर 2014 में भी नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के साथ बहुत ही ज्यादा जुमलेबाजी की और बहुत ज्यादा छलने और ठगने का काम किया। महिलाओं से वादा किया था कि 2014 में वादा किया गया था कि 100 दिन में महंगाई कम करूंगा। आज महंगाई बेलगाम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक नेता भी महंगाई पर नहीं बोल पा रहे हैं। दूसरी बात, महिलाओं के बारे में बात करें तो महिलाओं को हमेशा से भारतीय जनता पार्टी में उपेक्षित करने का काम करते हैं। और आपको बता दूं, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी में महिलाओं को हमेशा से अधिक प्रतिनिधित्व करने का मौका देते हैं। अभी छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो पंचायती राज में 60% महिलाएं पंचायती राज में कमान संभाली है। ये कांग्रेस सरकार की सोच का ही परिणाम है, कांग्रेस पार्टी का सोच का परिणाम है कि आज महिलाएं आगे बढ़ करके छत्तीसगढ़ में प्रतिनिधित्व कर रही है। दूसरी बात, यदि हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ सरकार की, तो हम अपने रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता के पास जाएंगे और 75+ लेकर के जो चल रहा है, निश्चित तौर पर जनता उस पर मुहर लगाएगी। आपने 75+ की बात की है, आपने एक दावा कर दिया कि 75+ तक आप जाएंगे।
जनता तक जाएंगे और अपनी बात को पहुंचाएंगे। और अपनी महिलाओं की भी बात की, और निश्चित तौर पर आपने बीजेपी से ज़्यादा उनको प्रतिनिधित्व दिया, लेकिन फिर भी 33% आरक्षण से ये कम ही है। चलिए हम बात कर लेते हैं राजीव चक्रवर्ती जी से। राजीव जी, देखिए आपने तो बहुत सारे नए चेहरों को मौका दिया, और साफ तौर पर चूंकि आपके पास अभी सरकार नहीं है, आप सरकार में नहीं है, तो आप नई नई रणनीतियाँ बना सकते हैं, नए दांव आजमा सकते हैं। आपने नए लोगों पर जो है भरोसा किया है। क्या आपको लगता है कि ये जो नए चेहरे हैं इस सरकार को बदलने में कामयाब हो पाएंगे? और जैसे ही हम बात कर रहे हैं महिलाओं की, 15 ही सीटें आपने महिलाओं को दी हैं, क्या आपको भी नहीं लगता, क्योंकि 33% आरक्षण की बात तो बीजेपी करती है ना सर? ललित जी, सबसे पहले तो सारे दोनों पार्टी के प्रत्याशियों को अग्रिम शुभकामना। सरकार किसी की भी बने, जीत लोकतंत्र की होनी चाहिए। चलिए, बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। देखिए, मैं आपको बताता हूं, जो महिला सशक्तिकरण की बात है, महिला सशक्तिकरण की बात है, या जिसका जितनी जनसंख्या उसकी बात हो, कोई वर्ग भेद की बात, कोई लिंग भेद की बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का जिस दिन जन्म हुआ था, राजमाता श्रीमती विजय राजे सिंधिया इसके हिस्सा थी। पार्टी में लगातार उनकी सक्रियता रही और उन्होंने निश्चित किया कि महिलाओं को आगे आकर लड़ना होगा, भिड़ना होगा। तो वो बातें खत्म हो जाती है। हम कोई लिंग भेद, जाति भेद, धर्मवाद से टिकट नहीं बांटते। हम ये मानते हैं कि जिस क्षेत्र में जो सक्रिय है तो उसको टिकट मिलनी चाहिए। देखिए, ये तो सत्ता, एक जो बात होती चुनाव होती है कि सत्ता की चाबी चाहिए चुनाव के द्वारा। दूसरे जो देशों में है वहां सत्ता संघर्ष से मिलती है, वहां पर सेना तख्ता पलट कर देती है या विद्रोह करते हैं लोग। हमारे यहाँ शानदार लोकतंत्र की परंपरा है। तो हमारा जब पार्टी का बना तो ललित जी, हमने कहा कि हमें दीनदयाल जी की जो एकात्मता, मानवतावाद, अभ्युदयवाद, ये वाद होना चाहिए, और श्यामा प्रसाद जी का राष्ट्रवाद होना चाहिए, जिससे एक सबल राष्ट्र बने। अब कांग्रेस पार्टी सत्ता को चाहती कि उसकी जागीर है। हर प्रदेश में राहुल गांधी जी ने कहा कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, राज्यों का समूह है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो 90 सीटें बांटी गई है, वो ये ध्यान रखती है कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, किसानों का सम्मान होना चाहिए, मजदूर का सम्मान होना चाहिए, जो समाज का सबसे शोषित तबका है उसका सम्मान होना चाहिए, एकात्म मानवतावाद का सम्मान होना चाहिए। जी, लेकिन आपने तो कम टिकट अभी दिया मेरी बहन जी कह रही थी, आपने 15 ही टिकट दिए हैं, नहीं, कांग्रेस कम ने तो टिकट, 18 ज्यादा दिए। टिकट की नहीं। हम महिला तो आरक्षण की बात तो नहीं आपने है। की। हमने तो देखिए द्रौपदी मुर्मू जी को, ललित जी, हमने द्रौपदी मुर्मू जी को टिकट दिया, एक दलित महिला का, जो आदिवासी महिला थे, हमने टिकट दिया। कांग्रेस के लीडरान ने अच्छी टिप्पणियां की, कोई बात नहीं, आपकी मानसिकता, हम आपका सम्मान करते हैं, जो भी टिप्पणियां, लेकिन हमने समय समय पर संदेश दिया, टिकटों के माध्यम से हो या राष्ट्रपति का चुनाव है, पहले एपीजे अब्दुल कलाम को बनाए एक अल्पसंख्यक। बिल्कुल, आपकी बात समझ गए। आपने जो राष्ट्रीय स्तर पर आपके पास महिला प्रतिनिधित्व है वो दिखाई देता है, वो दिखाई देता है, चाहे सुषमा स्वराज की बात हो उस जमाने में, आप सिंधिया जी की बात कर रहे हैं, राजमाता सिंधिया की बात कर रहे हो, या फिर और भी अन्य महिलाओं की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें, वो दिखाई देता है। लेकिन हम सिर्फ छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर केंद्रित हैं। छत्तीसगढ़ में आपके जो सीटों का प्रतिनिधित्व है महिलाओं के, वो कांग्रेस की अपेक्षा कम है। हम इस पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गंगेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गंगेश जी, देखिए, हम अगर आकलन, हाँ, मैं आपके पास आऊंगा, फिर से आऊंगा, मैं फिर से आऊंगा, राजीव जी फिर से आऊंगा मैं आपके पास। गंगेश जी, देखिए, अगर हम आकलन कर रहे हैं किस तरह से टिकट दिए नए चेहरों को, 26, अगर हम देखें कांग्रेस ने 26 नए चेहरों को रिपीट किया है, 48 सबसे ज्यादा बीजेपी ने रिपीट किए हैं। अगर हम आदिवासी और जनजातीय इनकी बात करते हैं, किस तरह से जाति के गणित में उलझा हुआ ये चुनाव दिखाई देता है। आदिवासी देखिए 31 कांग्रेस ने, 30 बीजेपी ने। महिलाओं की हमने बात कर ली, लेकिन ओबीसी देखिए, ओबीसी वर्ग का जो प्रतिनिधित्व है वो बीजेपी ने ज्यादा किया है, कांग्रेस ने कम। आप क्या सोचते हैं कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, दूसरे मुद्दे, वो कम और जातिगत चीजें ज्यादा फोकस में दिखाई देती हैं इस वाले चुनाव में? जी सर। देखिए, क्या है, इस चुनाव में खास तौर पे जाति का ध्रुवीकरण इसलिए भी हो रहा है कि सर्व आदिवासी समाज ने एक अलग पार्टी बना के उन्होंने फोकस किया है ऐसी 50 सीटों में, जैसे 29 तो आरक्षित है आदिवासी के लिए, लेकिन उसके अलावा 20-21 सीटें ऐसी हैं जिसमें आदिवासी की आबादी इतनी है कि वो निर्णायक भूमिका निभा सकती है। तो इसी तरह आम आदमी पार्टी जिस तरह सक्रिय है, एक और जय जोहार पार्टी बन गई है। इस तरह से जो 2-3 पार्टियां भी छत्तीसगढ़ में सक्रिय हुई हैं, ये इनका जो राजनीति है वो कुल मिला के आदिवासी वोट को का ध्रुवीकरण करना,
कहीं पर ओबीसी वोट का ध्रुवीकरण करना, ये सब उनका एजेंडा रहा है। तो इसी को देखते हुए मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस और भाजपा ने टिकट का बंटवारा किया है, इन सब इस बार इसलिए जातिगत समीकरण को खासतौर पर ध्यान रखा है ताकि ये समीकरण न गड़बड़ाए। और होता यह है कि जब परिणाम आते हैं भाजपा और कांग्रेस में, पिछली बार का परिणाम छोड़ दिया जाए तो इसके पहले लगभग बराबर वोटिंग परसेंटेज देखा जाए तो दोनों के लगभग बराबर रहते थे। पिछली बार 10% का अंतर जरूर आया तो वोटिंग परसेंटेज में, लेकिन भाजपा का उसके पहले के चुनाव में हमेशा वोटिंग परसेंटेज बराबर रहता था और 2000-3000 से कहीं कहीं तो सैकड़ों के अंकों से फैसले हुए हैं। तो ऐसे में जातिगत समीकरण या कि कहीं पर भी अगर वोटों का ध्रुवीकरण होता है तो 1000 वोट भी कट गए अगर जातिगत समीकरण में, तो निश्चित तौर पर योग्य प्रत्याशी होते हुए भी उसको हार का सामना करना पड़ता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है दोनों पार्टियों ने जातिगत समीकरण को इस बार ज्यादा तवज्जो दिया है जी, और उस हिसाब से टिकट का बंटवारा किया है। वंदना जी, देखिए आपने जातीय जनगणना की बात उठाई, चुनाव से पहले उठाई, इससे पहले भी अलग अलग राज्यों में भी जहां कांग्रेस की सरकार है, चाहे फिर इंडिया गठबंधन की बात कर ले, तो तमाम जो दल है वो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। कुछ राज्यों में इसकी शुरुआत कर दी गई है। आपको लगता है कि जाति को फोकस करके कांग्रेस के पास तो खैर बहुत सारे मुद्दे हैं, पूरे 5 साल का काम है, भूपेश सरकार का काम है, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, वो भी आप दिखा सकती हैं। क्या आपको लगता है केवल जातिगत जनगणना का मुद्दा आप यहाँ पर उठाकर उस समीकरण को साधने का प्रयास कर रही हैं? आपको नहीं लगता कि जो आपके पास जो प्लस पॉइंट है, अच्छे मुद्दे हैं, भूपेश सरकार के मुद्दे हैं, वो आप उसको गौण कर रही हैं, उसको छुपा रही हैं कहीं ना कहीं? देखिए, यदि जातिगत जनगणना की बात कर रही है कांग्रेस तो सरकार, तो आप यकीन मानिए, क्योंकि यहाँ पर जातिगत जनगणना की बात इसलिए कर रही है कि जितनी आबादी उनका उतना हक मिलना चाहिए, ऐसा कांग्रेस पार्टी का मानना है। रही बात, कांग्रेस सरकार ने 5 साल में यहाँ पर छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक काम किए हैं। आज ऐतिहासिक काम को देख करके भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व है, मोदी जी के तो चेहरे से हवाई उड़ गई है। आप देखेंगे कि आजकल मोदी जी को तो रातों में नींद नहीं आ रही, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के सरकार ने, अगर हम उपलब्धि की बात करते हैं तो सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि छत्तीसगढ़ में 40 लाख परिवार आज गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। ये कांग्रेस सरकार की उपलब्धि है। यदि उपलब्धि की बात करते हैं तो बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में सिर्फ 0.8% में है, तो ये सरकार कांग्रेस सरकार की उपलब्धि है। यदि कांग्रेस सरकार की बात करते हैं, आज महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है और आत्मनिर्भर के साथ रोजगार प्राप्त कर रही है, ये कांग्रेस सरकार की उपलब्धि है। यदि हम बात करते हैं किसानों को, तो किसानों को समर्थन मूल्य 2640 रुपए मिल रहा है, ये कांग्रेस सरकार की उपलब्धि है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर बच्चों को, तो बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। ये सवाल मैडम मेरा ये था कि आप जातीय जनगणना को मुद्दा बना रही हैं, लेकिन जातिगत समीकरण को साधने के लिए उस हिसाब से आपने टिकट भी बांटे, तो ये क्या जरूरी था? आपको लगता है आपके पास अपने पास आपके खुद के मुद्दे थे, बहुत अच्छे मुद्दे थे। जातिगत की बात करते हैं, हाँ जी, देखिए कांग्रेस पार्टी सभी वर्गों को हित में ध्यान में रख करके काम करती है और सभी वर्गों को टिकट वितरण में भी प्राथमिकता दी है। यदि हम बात करते हैं जातिगत जनगणना की, तो हम सिर्फ इसी वर्ष की बात नहीं कर रहे हैं। जब जब विधानसभा चुनाव आया तो हम जातिगत के हिसाब से ही वहां पर टिकट वितरण करते हैं। जैसे कि हमको मालूम है कि आदिवासी जो क्षेत्र है वहां पर सिर्फ 29 जो सीट है आरक्षण का है, लेकिन हम यहाँ पर आदिवासियों को 32 सीट पर हम भरोसा जता करके वहां पर टिकट वितरण किए हैं, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में जो समीकरण है वो फेरबदल होता रहता है। क्योंकि अभी राजीव जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमको सत्ता का चाबी चाहिए, और सत्ता की चाबी के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि जो जनता के बीच में रह करके काम किए हैं और जनता जिन पर विश्वास जताते हैं और जनता जिसे स्नेह करते हैं, हमने उसको टिकट दिया है। इसीलिए हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम 75 को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि हम वही उम्मीदवार आपकी बात समझ में आ रही है, जो सतत जनता के प्रयास में, जनता के संपर्क में रहे हैं। चलिए, आपने संपर्क में रहे आप जनता के, और जो वो चाहते हैं उस हिसाब से आप अपने रणनीति को सेट कर रहे हैं, लेकिन जातिगत मुद्दा जो है वो लगातार हमको टिकट वितरण में दिखाई दिया है। बीजेपी की बात करें, राजीव जी देखिए, बीजेपी भी अछूती नहीं है। हम देख रहे हैं 30 आदिवासी सीट आपने डिक्लेयर की है, उनको प्रतिनिधित्व दिया है। ओबीसी में भी आपने कांग्रेस से भी आगे बढ़कर सीटें दी हैं, 33 जो है सीटें हैं वो आपने ओबीसी वर्ग को दी है, वो प्रतिनिधित्व दिया है। 4 सांसदों को मौका दिया, खैर वो तो बात है ही। लेकिन आप क्या कहते हैं कि आप तो लगातार बात करते रहे, घोटालों की बात करते रहे, आप 5 साल के भूपेश सरकार के घोटालों को गिनाते रहे, आपको भी
क्या ये जातिगत आधार पर सीटों को बांटने की जरूरत महसूस पड़ी? नहीं, देखिए, जातिगत मैं तो कह रहा हूं ना, कांग्रेस पार्टी ने भाषावार राज्यों का गठन करके पहले से ही जाति और क्षेत्रवाद का बोलबाला पैदा कर दिया। धर्म के नाम पर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया। ये कांग्रेस का खेल है। कांग्रेस का खेल निरंतर यही रहेगा, फूट डालो और राज करो। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी जिस दिन छन्नी साहू जी के ऊपर हमला हुआ था, जो खुज्जी की विधायिका थी, अब देखिए कांग्रेस पार्टी की भलामानस इधर महिलाओं की बात करती, महंगाई की बात करती है। जिस विधायिका के ऊपर जिसने अवैध शराब के ऊपर बात उठाई, उनको दरकिनार कर दिया। उनके ऊपर अपराधियों के द्वारा हमला हुआ, अपराधियों के 6 दिन तक पकड़ा नहीं गया। बाद में बहुत आंदोलन होने के बाद उनकी टिकट काट दी गई। ये महिला सम्मान की बात करती कांग्रेस पार्टी, जो विधायिका माने जनता की ये हालात है कि विधायक सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर जो जाति की बात करती कांग्रेस पार्टी, तमाम जो लोग कांग्रेस पार्टी कहते हमारा काम बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है कि उनके वो डर नहीं, वो निडरता के साथ अपने लोगों को आगे नहीं बढ़ाती है। 36 विधायकों का टिकट काट देती है। तो ललित जी, ये कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा दिखता है। महिलाओं के ऊपर आक्रमण हो रहा है, गली मोहल्ले में हो रहा है। विधायक, महिला विधायक, कांग्रेस की विधायक, उनके ऊपर हमला हो रहा है। ये कांग्रेस की जो पर्दाफाश है वो हो चुका है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम महंगाई की बात, आप देखेंगे कि देश और दुनिया में महंगाई का क्या स्तर है, भारत में क्या स्तर है। और जो एक महंगाई होती है अर्धकालीन, एक दीर्घकालीन, तो महंगाई भी कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जन जन का बिल्कुल पूरे विश्व के नहीं विश्व के सूचकांक में भारत बहुत नीचे है। आप पूरा ग्लोबल हो चुका है। लोग इस मोबाइल का उपयोग करते हैं और किसानों का शोषण। मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके समय नहीं बोला। नहीं, अब देखिए, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। शराब का गढ़ बना दिया ये आपके तमाम, आप कितना भी वर्गभेद पैदा करो, आप ओबीसीवाद, मुस्लिमवाद, धर्मवाद, बीरनपुर में देखिए, ओबीसी में नहीं, डबल इंजन की सरकार में क्या हो रहा है, मणिपुर में साजा में, बीरनपुर में ईश्वर साहू को हमने प्रत्याशी बनाया। वंदना जी देखिए, वंदना जी मेरा सवाल आपसे, वंदना जी देखिए, मुद्दों से ना भटके हम, वंदना जी मुद्दों से न भटके। मेरा सवाल ये है, आपने 22 सिटिंग एमएलए के टिकट काटे हैं, आपको डर था कहीं वो दिक्कत न दे जाए? जिन मुद्दों पर बीजेपी घेरने की कोशिश करी उनमें डर था आपको? वंदना जी मेरी बात सुनिए, मैं मुद्दों पे बात ला रहा हूँ मैडम, आप मुद्दों से भटक रहे हैं, पूरा जो डिबेट मुद्दों से अलग जा रहा है। मैं जानना चाहता हूँ वंदना जी, आपने 22 सिटिंग एमएलए के टिकट काटे हैं, कैबिनेट मंत्रियों के टिकट काट दिए आपने। यहाँ पर ईश्वर साहू को हमने मुद्दा बनाया, जिसके पुत्र को आतंकवादियों ने पीट के मारा, और छत्तीसगढ़ की पुलिस वो उस जाति धर्म के लोगों को बचाने में लगे रही, और ओबीसीओं की हत्या हो रही है। उन ओबीसी भाइयों की हत्या पर कांग्रेस के लोग ताली बजाते हैं, कांग्रेस के लोग ताली बजाते हैं, और 40 लोग जो लापता हैं, 40 हत्यारे। चलिए, मैं समझ गया, आप दोनों की बात समझ गया। देखिए, मूल मुद्दों से हम अलग हटेंगे तो फिर वो बात नहीं रहेगी। टिकट वितरण में किस तरह की बातों का, किस तरह का समीकरण ध्यान में रखा गया? गंगेश जी, एक आखिरी कमेंट में चाहूंगा आपसे। देखिए, दोनों ही पार्टियां तो वो अपने मुद्दे भी सामने रख लिए, लेकिन मुद्दों से भटकाने की कोशिश भी कर रही है। देखिए, चुनाव है, चुनाव में तो ये सब कुछ चलता ही रहता है। आपसे आखिरी कमेंट चाहेंगे, जिस तरह के टिकट वितरण किए गए हैं, क्या लगता है आपको इन टिकट वितरणों को देखकर? जी गंगेश जी। ललित जी, एक बात रह गई थी, वंदना जी ने इंटरप्ट किया, 1 सेकंड की बात। 1 सेकंड जल्दी से बता दीजिए, 1 सेकंड आपके पास। बात कांग्रेस करती है, यहाँ ओबीसीओं की हत्या हो रही है। चलिए समझ गया आपकी बात। और कांग्रेस पार्टी ओबीसी, चलिए बिल्कुल गंगेश जी, आखिरी कमेंट। गंगेश जी, समय कम है, प्लीज समझिए बात को। गंगेश जी, आखिरी कमेंट। मैं आपकी बात, दोनों की बात नहीं सुन सकता हूँ। गंगेश जी, आखिरी कमेंट। गंगेश जी, आखिरी कमेंट। और चुनाव का लॉलीपॉप जी गंगेश जी, उनको बोलने दीजिए, आप अपना आखिरी कमेंट बताइए। करना चाहती है कांग्रेस पार्टी का नकाब खुद सर, आपने 1 सेकंड मांगा था, मैंने दे दिया आपको 1 सेकंड दे दिया सर। कांग्रेस को वापस, राजीव जी, आपको 1 सेकंड दे दिया कर चुकी है। अब गंगेश जी से आखिरी कमेंट ले लेते हैं। जी गंगेश जी। देखिए, दोनों ही पार्टियों ने अपने हिसाब से जातिगत समीकरण को इसलिए भी ध्यान में रखा है, जैसे मैंने बताया,
इस साहू वोटर्स को खास तौर पे फोकस किया है, क्योंकि बीरनपुर की घटना में निश्चित तौर पर देखिए कांग्रेस ने दूरी बना के रखी दोनों समाज से, वो बिल्कुल इस मामले में बहुत सावधानी बरत रही है। तो मुझे लगता है कि यही सब कारण है। एक वो बताया मैंने कि 2-3 पार्टियां और आ गई जो जातिगत समीकरण को लेकर आ रही हैं, तो इन सब से बचते हुए कांग्रेस और भाजपा दोनों इस बार जातिगत समीकरण पर ज्यादा फोकस कर रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छत्तीसगढ़ में जातिगत समीकरण चलेगा। मेरा जो अब तक का अनुभव रहा है वो ये रहा है कि छत्तीसगढ़ में सोशल इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा काम नहीं करती है, प्रत्याशी का जो चेहरा वो काम करता है, और इसी का परिणाम है कि 10% सीट ब्राह्मणों को दी है कांग्रेस ने, और इसी तरह भाजपा ने लगभग 8% सीट दी है, जो कि कई बहुत बहुत शुक्रिया जी गंगेश जी। समय इतना ही है, निश्चित तौर पर समय इतना ही है, इसलिए यहीं तक इसी को यहीं विराम देना होगा। वंदना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, गंगेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर जैसे कि गंगेश जी कह रहे थे कि जितना समीकरण इसमें बिठाने की कोशिश की जा सकती थी दोनों ही पार्टियों के द्वारा, वो की गई है। 90 सीटें डिक्लेयर हो चुकी है, तो निश्चित तौर पर पिक्चर पूरी तरह से क्लियर है और अब सब कुछ जनता के हाथ में है। 2023 के चुनाव में जनता किस पर मुहर लगाती है, किस पर फैसला सुनाती है, वो समय आने पर पता चल ही जाएगा। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। आगे बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।